आज की ये जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं उसके अंदर आपको दो ऐसे बहुत ही भयंकर ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस स्टोरी के अंदर कि ऐसा भी हो सकता है। और जो कि दूसरा और सबसे मेन ट्विस्ट है वो आपको इस वीडियो के एंड में पता लगेगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही दर्दनाक एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के बिल्कुल बीचों बीच में बने एक बहुत ही छोटे से कस्बे मिलस्टेट में जाना पड़ेगा। जी हाँ, इस कस्बे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4000 लोग ही उस टाइम पर रहा करते थे और आज भी लगभग इतने ही रहते हैं। और इन 4000 लोगों के अलावा पूरी दुनिया में या फिर मैं कहूँ पूरे अमेरिका में भी किसी को नहीं पता कि मिलस्टेट नाम का कोई कस्बा भी अमेरिका के अंदर बसता है। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ अमेरिका के अंदर रहते हैं। और समय था सन 2006 का, जब मिलस्टेट नाम के इसी कस्बे के अंदर एक 17 साल की एशले रीव्स नाम की लड़की भी रहा करती थी। उसके घर में उसके माता पिता और साथ में उसकी एक बड़ी बहन जिसका नाम केसी था, वो भी यहीं इस परिवार में रहती थी। मतलब इन 4 लोगों का परिवार बहुत खुश नजर आ रहा था, कोई दिक्कत यहाँ किसी को नहीं लग रही थी। असल में यहाँ एशले उस टाइम पर अपने हाई स्कूल के एंडिंग में थी, मतलब कि उसको अभी हाई स्कूल पूरा करके अगले साल कोई कॉलेज चूज करना था। अच्छा, तो उसको पता था कि उसको कॉलेज चूज करने के लिए उसको शहर से अपने कस्बे से छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा और उसको कोई अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा। अब इसी चीज में वो तैयारियों में लगी हुई थी। साथ ही मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वहां हर छोटा बच्चा भी रिलेशनशिप में क्यों होता है। सन 2006 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं और उस टाइम पर एशले सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी और उसका बहुत लंबे टाइम से एक सीरियस रिलेशनशिप चलता आ रहा था। बहुत लंबे टाइम से मैं क्या ही कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता यहाँ पर कि 17 साल की है और बहुत लंबे टाइम से मुझे पता लगा कि उसका रिलेशनशिप चलता रहा था। खैर जो भी है वो उसका पर्सनल था। तो यहाँ पर जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका नाम जेरेमी था और ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इनका प्लान था कि वो जल्दी ही एक दूसरे से शादी कर लेंगे और जल्दी ही अपना घर बसाएंगे। दोनों एक साथ स्टडीज़ कर रहे थे। जेरेमी यहाँ से 2 क्लास आगे ही था। अब वो खुद तो यहाँ कॉलेज में हो चुका था। अगले साल उसका प्लान था कि वो एशले को भी अपने साथ अपने ही कॉलेज में लेकर चला जाएगा। अब यहाँ नॉर्मल सी जिंदगी नॉर्मल से लोगों की इस नॉर्मल से कस्बे के अंदर चल रही थी। दिन आया 27 अप्रैल 2006 का, जब सुबह सुबह एशली रोज की तरह उठी। उठते ही उसने अपना तैयार होना शुरू किया क्योंकि उसे जल्दी ही स्कूल पहुंचना था वहां से। तो उसने अपनी बड़ी बहन को भी जगाया क्योंकि ये दोनों बहनें एक साथ स्कूल जाया आया करती थी। तो उसने अपनी बहन को जगाया, दोनों एक साथ तैयार होने लगी। ड्रेस डालकर वो अपने नीचे माता पिता से मिलने आई। दोनों ने उनसे बात करी, नाश्ता वाश्ता किया और जाने से पहले एशली ने अपने माता पिता और केसी तीनों को ही बता दिया कि स्कूल के बाद उसका इसी कस्बे के एंड में, मतलब एक रोड था वहां पर और उसका रोड के साइड में काफी सारी कंपनीज के छोटे छोटे आउटलेट्स थे। तो उसने बताया कि उसी रोड के एंड में उन आउटलेट्स में से एक के अंदर उसका इंटरव्यू है। तो वो सबसे पहले तो स्कूल पूरा करने के बाद उस इंटरव्यू को देने के लिए जाएगी और जैसे वो इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद वो वहीं के एक पार्क में बास्केटबॉल कोर्ट जो बना हुआ था, तो वो उस बास्केटबॉल ग्राउंड में जाएगी और वहां पर वो बास्केटबॉल खेलेगी और रात होते होते वापस आ जाएगी। जब उसके माता पिता ने सुना तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से तुम ये सब कुछ करना, बहुत अच्छे से तुम्हारा इंटरव्यू देना, बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेलना, आराम से रहना, लेकिन हाँ रात को 10:30 बजे से पहले पहले घर पर आ जाना वापस, इससे ज्यादा लेट मत करना। अब एशले ने जैसे ही बात सुनी उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है मम्मी पापा, मैं टाइम से आ जाऊंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी जो ये प्लान एशले ने अपने माता पिता और केसी को बताया था, ये सारा का सारा प्लान उसने जेरेमी को भी बता रखा था, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को बता रखा था। तो उसके बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर कहा था ठीक है तुमको अगर जाना है इंटरव्यू देने के लिए और बास्केटबॉल वगैरह खेलने के लिए तो तुम एक काम करना, तुम मेरी गाड़ी ले जाना, वो आज सारा दिन वैसे ही खाली खड़ी हुई है और तुम्हारे लिए वो ईजी रहेगा, तुम अच्छे से उसमें अपने काम कर पाओगी। तो यहाँ एशले ने कहा बहुत अच्छी बात है, एक काम करना तुम मुझे ना स्कूल में देने आ जाना, जब मेरी छुट्टी होगी तो मैं तुमसे वो गाड़ी ले लूंगी। हाँ जेरेमी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो दोपहर के टाइम पर जब यहाँ स्कूल की छुट्टी होने वाली थी तब यहाँ जेरेमी अपनी गाड़ी लेकर एशले के स्कूल में पहुंचा और वहां जाकर उसने देखा कि एशले वहीं अपने लॉकर के पास ही खड़ी है। लॉकर के पास गया, जेरेमी ने उसको हक किया और उसको गाड़ी की चाबी दी और कहा कि गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी है, तुम आराम से जाना, तुम आराम से अपने इंटरव्यूज देकर आना, तुम्हारी नौकरी लग जानी चाहिए। एशले ने कहा बिल्कुल लग जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बोलकर जेरेमी वहां से निकल लिया, जिसके बाद एशले वहां से निकलकर केसी के पास गई और कहा कि आ जाओ केसी, तुम्हें मैं गाड़ी में बैठाकर अपने घर छोड़ दूं और उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी जाना भी है। तब यहाँ कैसी ने पूछा कि क्या गाड़ी अभी जेरेमी देकर गया है क्या? तब यहाँ एशले ने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी गाड़ी यूज करती ही हूँ। तो यहाँ कैसी ने कहा हाँ मैंने कब कहा कि कोई दिक्कत है, मैं तो बस पूछ रही हूँ। दोनों लड़कियां अब यहाँ पार्किंग लॉट में आकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। गाड़ी में बैठते ही एशले ने गाड़ी चलानी स्टार्ट करी और सीधा गाड़ी अपने घर लेकर गई। घर के बाहर से ही केसी को बाहर ड्रॉप कर दिया और खुद वहां से गाड़ी लेकर निकल गई। वो घर के अंदर नहीं गई, लेकिन अब यहाँ
टाइम बीतता गया। बीतते बीतते रात के 10 बज चुके थे और अभी तक भी उसके माता पिता को एशले का कोई भी फोन या कॉल या मैसेज नहीं आया था, ना ही एशले खुद आई थी। अब ये चीज होते ही माता पिता को टेंशन होने लगी। उन्होंने केसी से पूछा कि क्या केसी तुमको पता है क्या एशले कहाँ पर है? तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं मम्मा, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, वो मुझे दोपहर को स्कूल से घर ड्रॉप करके गई थी, उसके बाद मुझे उसका कुछ नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गई। वो कह रही थी कि उसे इंटरव्यू देने के लिए जाना है, उसको बास्केटबॉल खेलने के लिए जाना है, लेकिन अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। उसके घर वाले भी यही कह रहे थे कि यही तो भसड़ है, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई, आखिर इतना लंबा इंटरव्यू कौन सा चलता है, इतना लंबा बास्केटबॉल कौन खेलता है। अब यहाँ उसके माता पिता ने केसी से कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी उसको फोन करने की कोशिश करते हैं। एशले के माता ने उसे तुरंत ही कॉल करना शुरू किया, लेकिन उसका फोन बार बार बंद जा रहा था। उसने उसको मैसेज भी करने की कोशिश करी, लेकिन वो मैसेज डिलीवरी नहीं हो रहे थे, क्योंकि यहाँ एशले का फोन बंद पड़ा हुआ था। अब क्योंकि यहाँ पर एशले का फोन बंद था, एशले अभी तक घर नहीं पहुंची थी, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ी सी टेंशन हुई। उन्होंने तुरंत ही एशले के बॉयफ्रेंड जेरेमी को फोन किया और पूछने लगे कि क्या एशले तुम्हारे पास है? जेरेमी ने कहा कि नहीं, जैसे ही मैंने उसको वो स्कूल में चाबियां दी थी गाड़ी की, उसके बाद से मैंने उसके बारे में नहीं सुना है, ना ही मेरी उससे फोन पर बात हुई है, ना ही मुझे वो दिखी है। मैं खुद उसको बार बार फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन उसने अभी तक मेरे मैसेज का या फिर कॉल का जवाब नहीं दिया है। मैं खुद अपनी गाड़ी का भी वेट कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी कब आएगी, क्योंकि मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी। मैंने उसको कहा था कि रात होने से पहले वापस दे जाना, मुझे पेरेंट्स को अपने लेकर जाना था, लेकिन यहाँ अभी तक ना ही गाड़ी आई है, ना ही एशले आई है, ना ही उसका फ़ोन ऑन हुआ है। अब ये चीज़ सुनते ही एशले के माता पिता वो और ज़्यादा टेंशन में आ गए। उन्होंने जेरेमी का कॉल रखा और साथ ही आसपास के और दोस्तों को फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया कि आखिर एशले कहाँ जा सकती है। लेकिन वो जिससे बात कर रहे थे, किसी को भी नहीं पता था कि आखिर एशले कहाँ चली गई होगी, वो किससे मिलने गई होगी, वो क्या करने गई होगी। सभी से निराश होने के बाद एशले के माता पिता को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। रात बीतती जा रही थी, 10:30 से भी ऊपर का टाइम हो चुका था और अभी तक भी उनकी बेटी घर नहीं आई थी। तो उन्होंने मजबूरन पुलिस को कॉल कर दिया और दिक्कत समझाने लगे कि ऐसे ऐसे उनकी लड़की दोपहर को घर लास्ट टाइम आई थी, मतलब कि घर के बाहर आई थी, और उसके बाद से वो दिख नहीं रही है, उसका फोन भी बंद आ रहा है, ना ही उसका कोई जवाब आया है, ना ही उसके बारे में किसी को कुछ पता है। अब जैसे ये बात पुलिस वालों ने सुनी, अब वैसे तो वहां के पुलिस वाले हमेशा माल की पुड़िया में सेट रहा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत छोटा सा कस्बा है। अब इसके अंदर रहने वाले लड़के लड़कियां हमेशा ये सोचते हैं कि वो बाहर की दुनिया में निकलें, वो बाहर जाएं यहाँ से, और उसके लिए उनको एक घर छोड़ना पड़ेगा। और इसी तरह की शिकायतें वहां की पुलिस वालों के पास आया जाया करती थी कि किसी का बच्चा गुम हो गया है, किसी की बच्ची गुम हो गई है, किसी का अधेड़ उम्र का व्यक्ति गुम हो गया है। और जैसे ही पुलिस वाले इस चीज की तलाश करते हुए वहां उस व्यक्ति को ढूंढने जाते, तो उनको पता लगता कि बाबूजी तो 3-4 घंटे बाद वापस घर आ चुका है। तो यहाँ जस्ट पुलिस वालों को अब भी ऐसा लग रहा था कि जरूर एशले, जिसकी उम्र 17 साल की हो चुकी है, ऑब्वियसली जवान उम्र है, या तो वो हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई हो, या फिर हो सकता है उसको एक कस्बा बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा हो, पास ही के किसी बड़े शहर में अपने आप की जिंदगी बनाने के लिए चली गई हो, या फिर हो सकता है वो कहीं ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई हो और कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगी। जब ये तीनों ऑप्शंस पुलिस वालों ने एशले की माँ के सामने रखे, तो एशले की माँ ने बहुत ज़्यादा डीप आवाज में, बहुत ज़्यादा घबराई हुई आवाज में पुलिस वालों से बात करी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और जब ये बात पुलिस वालों ने सुनी और जिस टोन के अंदर सुनी थी, तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि नहीं, ये एक माँ की आवाज कभी भी झूठ नहीं बोलती और ये माँ बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही है अपनी बेटी को लेकर। जिसके बाद पुलिस वाले हरकत में आए, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और सीधा पहले एशले के घर पर जा पहुंचे, उसकी फोटोज वगैरह ली, उसके माता पिता से बात किया, उनको शांत किया, आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही एशले को ढूंढ निकालेंगे। और तुरंत ही कुछ मिनट बाद ही वो अपनी गाड़ियां लेकर निकल चुके थे। असल में उनको लेडरमैन पार्क जाना था, और ये लेडरमैन पार्क कोई और नहीं बल्कि वही पार्क है जिसके अंदर एशले अपनी पूरी जिंदगी बास्केटबॉल खेलती आई है। अब जैसे ये पुलिस वाले लेडरमैन पार्क पहुंचे, उनको लग रहा था कि एशले उनको यहीं मिलनी चाहिए खेलती हुई, लेकिन यहाँ एशले उनको नहीं मिली। बट इसी पार्क के साइड में, पार्किंग एरिया के भी साइड में, यहाँ उनको एक एसयूवी खड़ी हुई दिखाई दी, और ये एसयूवी किसी और की नहीं बल्कि जेरेमी की ही थी, जो कि पूरा दिन से एशले लिए हुए घूम रही थी। अब जैसे ही पुलिस ने एसयूवी को देखा, उन्होंने जांच करनी शुरू करी, अंदर बाहर से खोल खोल कर उसका ताला वगैरह तोड़कर देखा कि आखिर एशले कहाँ पर है, लेकिन वहाँ एशले उनको नहीं दिखाई दी, जिससे पुलिस वाले और ज़्यादा परेशान हो गए। पूरी रात उन्होंने इस पार्क के आसपास और इस पार्क के अंदर एशले को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन एशले का उनको कोई पता नहीं चल पा रहा था। और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते होते यहाँ पुलिस वालों को अब तक एहसास हो चुका था कि लड़की अभी तक उनकी ढूंढने पर मिल जानी चाहिए थी। अगर वो अपने आप कहीं से गई होती या फिर उसको किसी ने तो जाते हुए
कहीं देखा होता, लेकिन यहाँ जरूर कुछ भसड़ है, जरूर यहाँ पर कुछ दिक्कत हुई है लड़की के साथ और उनको उस दिक्कत का पता लगाना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने एशले से जुड़े हुए सभी लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया। और आपको भी पता है कि सबसे पहले कांटेक्ट किसे किया जाएगा, ऑब्वियसली जेरेमी को। जी हाँ, जेरेमी को झपकर पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आई और वहां बैठाकर उसे पूछताछ की गई। लेकिन जैसे ही यहाँ वो बैठा, उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया कि जनाब इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, और उसके पास अपनी बेगुनाही के पक्के सबूत भी मौजूद थे, जिस वजह से पुलिस वालों को उसके ऊपर विश्वास भी करना पड़ा। अब जैसे विश्वास हो चुका था तो पुलिस वालों ने से कहा कि निकल यहाँ से, तेरा कोई रोल नहीं है। पुलिस वालों ने उसे रूल्ड आउट कर दिया, क्लीन चिट दे दी थी, क्योंकि यहाँ पर वो इस चीज के अंदर शामिल ही नहीं था। जेरेमी बहुत ज्यादा प्यार करता था एशले के साथ, वो उसके साथ कभी कुछ गलत करने की सोच भी नहीं सकता था। तब यहाँ पुलिस वाले उसके माता पिता को भी पुलिस स्टेशन लेकर आए, वहां बैठाकर उनसे भी पूछताछ की गई, केसी से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर एशले कहां हो सकती है। माता पिता ने तो ये कह दिया, अगर हमें पता होता तो हम तुम्हें क्यों बुलाते, हमने तो तुमको सामने से फोन किया है, ना कि किसी और ने तुमको हमारे बारे में बताया हो। तो यहाँ पुलिस वालों ने सोचा कि हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने एशले के कई सारे दोस्तों को भी उठाया, उनसे भी पूछताछ की गई, वो भी उसी टाइम पर, बिल्कुल अगले दिन ही। यहाँ दोपहर से भी पहले सभी दोस्तों से भी पूछताछ की जा चुकी थी। और यहाँ आपको भी अच्छे से पता है कि जो बात आपके परिवार वालों को भी नहीं पता, वो बात आपके दोस्तों को जरूर पता होगी। जी हाँ, ये दोस्त हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे मैटर करते हैं कि उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। और जब पुलिस वालों ने उन दोस्तों से ही एशले के बारे में पूछा कि एशले आखिर कहाँ हो सकती है, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने उसके ये बताया कि अभी तक आपने सिर्फ उसके एक बॉयफ्रेंड से बात करी है। आपको क्या पता है कि यहाँ एशले एक नहीं बल्कि 2 रिलेशनशिप्स एक साथ चला रही थी। एक पब्लिक रिलेशनशिप जेरेमी के साथ, जो कि सबको दिखाई देता है, सबको पता है कि जेरेमी एशले का बॉयफ्रेंड है, जबकि दूसरा रिलेशनशिप जो कि किसी को दिखाई नहीं देता, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, और यहाँ तक कि उसकी सगी बहन केसी और उसके माता पिता को भी इसके बारे में नहीं पता। जेरेमी को तो क्या ही पता होगा। जब ये चीज पुलिस वालों ने सुनी तो वो भी हैरान कि आखिर ये कैसा हो सकता है, एक लड़की, एक 17 साल की लड़की 2 लड़कों को कैसे चला सकती है। तो यहाँ उन दोस्तों ने कहा कि जनाब आप एक बार देखिए, ये वाला जो रिलेशनशिप है ना उसकी मजबूरी है इस चीज को सीक्रेट रखना, क्योंकि ये उसका एक इलीगल रिलेशनशिप है। और यहाँ असल में एशले ने ना सिर्फ परिवार वालों से बल्कि जेरेमी से भी झूठ बोला था कि उस दिन उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। बेशक यहाँ उसको इंटरव्यू के लिए तो जाना था, लेकिन उसने उसके बाद में झूठ बोला कि उसको बास्केटबॉल खेलने के लिए जाना है। असल में यहाँ बास्केटबॉल के बहाने वो अपने उसी दूसरे बॉयफ्रेंड सैम शेल्टन से मिलने वाली थी, और उसी दिन उन्होंने प्लान किया हुआ था कि वो मिलेंगे और कुछ पुचू थोड़ा सा करेंगे वो। अब पुलिस वालों को क्योंकि यहाँ सैम का नाम पता, सब कुछ पता चल चुका था, तो उनको पता था कि आखिर वो अब कहाँ होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर वो बास्केटबॉल ही खेल रहा था उसी लेटरमैन पार्क के अंदर, और पुलिस वाले सीधा अपनी गाड़ी को चाँव चाँव करते हुए वहां पहुंचे। सैम को कहा, हे यो ब्रो, चलो ब्रो। पुलिस वालों ने उसको अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाया, सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आए और वहां जाकर उसे पूछताछ करने लगी। लेकिन यहाँ वो कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं था। उसके पास बहुत सबूत तो थे कि वो कल का पूरा दिन अपने यहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन यहाँ पुलिस वालों को क्यों पता नहीं, उसके ही सवालों के अंदर वो खुद उलझता हुआ दिखाई दे रहा था। जिसके बाद पुलिस वाले समझ चुके थे कि कुछ तो है जो ये चटपटा सा लड़का हमसे छुपा रहा है, और पुलिस वालों ने उसकी मन लगाकर सेवा कर डाली। अब क्योंकि उसकी सेवा हो चुकी थी, वो थोड़ा बहुत टूट चुका था, लेकिन अभी भी बताने को तैयार नहीं था। तो पुलिस वालों ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी तेरे घर वालों को बुलाते हैं और उनके सामने जब तुझको तोड़ेंगे तब तू अपने आप सब कुछ बोलेगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं जनाब, इतना मत करिए, मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूं। पुलिस वालों को अब तक ये तो अंदाजा लग चुका था कि ये जो बताने वाला है ऑब्वियसली वो एशले के साथ क्या हुआ होगा यही बताएगा, लेकिन वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एशले उनको वापस नहीं मिलने वाली। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये जो बताएगा वो इतना भयंकर हो सकता है, इतना कोई कैसे बेदर्द हो सकता है, इतना भयंकर दर्द कोई किसी को कैसे दे सकता है। सच में अब जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है, और अगर आप उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा ग्राफिक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा। वरना चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ आखिर यहाँ एशले के साथ क्या हुआ था। तो जैसे यहाँ शाम का टाइम हो चुका था, एशले अपने उसी इंटरव्यू से तो वापस आ चुकी थी अब इस पार्क के अंदर बास्केटबॉल खेलने के लिए, लेकिन वो बास्केटबॉल खेलने नहीं आई थी बल्कि अपने इसी दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। अब जैसे ही वो इस पार्क के अंदर पहुंची,
ये सैम वहीं पर पहले से ही मौजूद था। एशले ने उसे देखा, दोनों ने हाय हेलो करी, वहीं पर बैठकर बात करने लगे। तो यह सैम ने कहा कि क्यों ना तुम चलो, हम मेरी गाड़ी में चलते हैं और मेरी गाड़ी में चलकर हम थोड़ा सा कुचू पुचू करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एशले भी इसके लिए तैयार थी, तो एशले ने जेरेमी की गाड़ी को वहीं उसी पार्किंग के साइड में, पार्किंग के साइड में ही पार्क कर डाला और सीधा जाकर सैम की गाड़ी में बैठ गई फ्रंट सीट के ऊपर। अब दोनों अपनी गाड़ी लेकर और अब दोनों इस गाड़ी को लेकर वहां से सुनसान रास्तों पर निकल चुके थे। अब जैसे ये गाड़ी सुनसान रास्तों पर पहुंची तो उसके बाद दोनों फ्रंट सीट से बाहर निकले, पिछले वाली सीट के ऊपर आए और वहां दोनों ने संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद दोनों वापस अगली सीट के ऊपर आकर बैठे। अब पता नहीं इसी संबंध बनाने के बीच के अंदर इन दोनों के माइंड में कोई ऐसा इशू आ चुका था, इन दोनों को रिलेटेड था वो, और जैसे ही इसके बारे में दोनों बात करने लगे, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ये सामने इस फ्रंट सीट के ऊपर बैठकर अब दोनों लड़ने लगे और ये लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि सीधा सैम ने यहां पर एशले को बोल दिया कि अभी की अभी मेरी गाड़ी से उतरो। अब क्योंकि यहां वो सुनसान जगह पर मौजूद थे तो यहां ऑब्वियसली एशले ऐसे तो उतर नहीं सकती थी। एशले ने मना कर दिया सैम को कि नहीं, मैं ऐसे नहीं उतरूंगी, मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। सैम ने फिर कहा नहीं, अभी की अभी मेरी गाड़ी से उतरो। एशले ने फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। जिसके बाद सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वैसे ही शॉर्ट टेम्पर्ड सा था, बॉडी तो उसने अच्छी खासी बना ली थी लेकिन उसने दिमाग नहीं बनाया था और इसी चीज से परेशान होकर उसने सीधा जो कि पैसेंजर सीट के ऊपर बैठी हुई थी एशले, उसके बालों को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके गर्दन को इस तरीके से अपने अंदर दबा लिया। असल में उसने पुलिस वालों को बताया कि वो इस तरीके से एशले को दबाकर अपनी वाली सीट से यानी कि ड्राइवर वाली खिड़की को खोलकर उसको बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर एशले ने एक सीट बेल्ट लगा रखी थी और वो सीट बेल्ट उसे बाहर निकलने से रोक रही थी। लेकिन सैम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, वो पहले ही यहां ठंडे सैनिटाइजर का नशा करके सेट हो चुका था, तो ऑब्वियसली उसने ध्यान ही नहीं दिया कि यहां एशले बेल्ट में बंधी हुई है। लेकिन वो फिर से उसको इस तरह से पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा है बार बार, बट वो बाहर ही नहीं आ रही। और एक बार उसने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया, लेकिन वो जोर लगा तो सही, बट यहां एशले की गर्दन से 3 बार कड़क कड़क की आवाज आई। अब ये कड़क कड़क की आवाज जैसे ही सैम ने सुनी वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसे पता था कि आवाज कहां से आई है और ये आवाज क्योंकि एशले की गर्दन से आई थी और यहां एशले की गर्दन की सारी हड्डियां एक ही झटके में टूट चुकी थी। अब जैसे ये चीज सैम ने देखी कि उसके हाथ से एशले की गर्दन टूट चुकी है, वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने तुरंत ही एशले को छोड़ दिया और एशले की जो गर्दन थी वो नीचे लटक चुकी थी बिना हड्डियों के। उसने तुरंत ही एशले को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ एशले अभी तक जिंदा थी। उसने आइट साइड देखा कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं ना ये काम करते हुए, क्योंकि अगर वो कोई देख लेता तो यहाँ दिक्कत सैम के साथ हो जाती। बट यहाँ सैम को एक कांड बैठाते हुए किसी ने नहीं देखा था, वो बहुत ज्यादा अभी तक डर चुका था। उसने फिर से उठाया एशले को और आगे जो पैसेंजर सीट थी उसके ऊपर वापस रखा, लेकिन अभी भी उसका सिर कंट्रोल में नहीं था। वो रबड़ की तरह, बिल्कुल एक जेली की तरह इधर उधर हो रहा था। उसके अंदर हड्डी जो थी वो तो टूट चुकी थी, वो तो अपना काम कर ही नहीं रही थी। जिसके बाद यहाँ एशले के जो फेस था उसके रिएक्शन देखने वाले थे, कैसे वो भयंकर दर्द का सामना कर रही थी उस टाइम के ऊपर। लेकिन अभी भी मदद मंगाने की बजाय सैम ने सोच लिया था कि नहीं, वो यहीं पर एशले को खत्म कर देगा। और ये सब सोचते ही उसने एशले के गर्दन को पकड़ा फिर से और उसको बहुत जोर से दबाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर हड्डी ही नहीं थी। अंदर की हड्डियां तो टूटकर नीचे जा चुकी थी, बस जो नसें थी, जो पाइप्स होती हैं खून को लाने ले जाने वाली, हवा वाली, बस वही, उसको ही वो चोक कर पा रहा था। लेकिन किस्मत से 5-7 मिनट तक भी गला दबाने के बाद, अपना पूरा जोर लगाने के बाद एशले अभी भी जिंदा थी। वो देख रही थी कि उसका ही बॉयफ्रेंड, जिसके ऊपर उसने बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वो उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। जैसे ही ये चीज वो होते हुए देखी, उसने, उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। उसकी आंखें इतनी चौड़ी होकर सामने सैम को देख रही थी कि आखिर वो क्या कर रहा है। लेकिन 5-7 मिनट तक गला दबाने के बाद भी एशले नहीं मरी। तो यहां पर सैम को गुस्सा आ गया। उसने अपनी जींस से बेल्ट को बाहर निकाला, बेल्ट को बक्कल में डाला। आप समझ जाइए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बेल्ट को सिर्फ बक्कल में डाला और वो जो माला सी बन गई थी, वो जो पटा सा बन गया था, उस पटे को सीधा ही एशले के गले में पहना दिया। और गले में पहनाने के बाद उसने बेल्ट और बक्कल को अलग अलग खींच दिया ताकि वो पूरा जोर लगाकर एशले के गले को दबा सके। लेकिन यहाँ एशले अभी भी जिंदा थी, वो कितना कुछ सहन कर पा रही थी, आप सोच भी नहीं सकते कितना भयंकर दर्द उसको हो रहा होगा। बट फिर भी एशले के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आवाज क्यों नहीं निकल रही थी? क्योंकि उसका पूरा ही वोकल सिस्टम टूट कर खत्म हो चुका था। लेकिन जब ये काम वो कर रहा था तो एशले उसको सामने से देख रही थी। उसने बकायदा ये चीज पुलिस को कही है, ऑन रिकॉर्ड
रिकॉर्ड उसके बयानों में दर्ज है कि जब वो एक काम कर रहा था, ये बेल्ट वाला काम, तब एशले उसको सामने से देख रही थी और ये चीज होता देख उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि एशले उसको ऐसे क्यों देख रही है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एशले को घुमा दूं। उसने अपनी बेल्ट को लूज किया, एशले के कंधों को पकड़ा और उसके पैरों को साथ उसको घुमा दिया। मतलब कि अब की बार उसका फेस, जो एशले का फेस था, वो बाहर की तरफ था, खिड़की को देख रही थी, वो अपने साइड वाली खिड़की को, और पीछे से यहाँ सैम अब उसकी जान लेने वाला था। उसने वापस अपनी उस बेल्ट को कसा और कसते ही वापस वो पूरा जोर लगाने लग गया, लेकिन अभी भी एशले जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। जिसके बाद सोचकर देखिए उसने क्या किया होगा। ऑब्वियसली उसने बेल्ट को दोनों हाथों से पकड़ा, अपने एक पैर को उठाया और पैर को सीधा ही एशले के पीछे कमर पर लगा दिया ताकि वो और जोर से उसको खींच सके। वो पूरा जोर लगा रहा था अपना। सोचकर देखिए एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो बॉडी बिल्डर है, वो कोच है, और उसके अंदर कितना जोर होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और वो सारा का सारा जोर अपना एशले के ऊपर लगा ही रहा था। किसी भी तरह से वो एशले की जान लेना चाहता था। अभी तक ना सिर्फ उसने एशले की गर्दन की हड्डियां तोड़ डाली थी, बल्कि उसकी कमर की भी कई हड्डियां चटक चुकी थी, क्योंकि उसने पूरा जोर लगाया था एशले की कमर को भी तोड़ने के लिए और उसके पीछे से गले को खींचने के लिए। अब जैसे ही उसने देखा कि यहाँ एशले की सांसें लगभग रुक चुकी हैं, उसने एशले के चेहरे को घुमाकर देखा। सोचकर देखिए वो फ्रंट फेसिंग थी और कैसे उसने एशले के चेहरे को बिना मोड़े ही सीधा पीछे की तरफ घुमा लिया और वो पूरा का पूरा घूम भी गया 180 डिग्री पर। खैर, एशले को पीछे की तरफ घुमाते उसने देखा कि एशले के चेहरे का रंग हल्का नीला पड़ चुका है, उसके मुंह से झाग निकले जा रहे हैं। अब तक यहाँ उसको लग रहा था कि एशले अब तो मर ही जाएगी। जिसके बाद उसने अपनी गाड़ी उठाई और सीधा सिटीजन्स पार्क पर लेकर गया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वुडेड एरिया था, मतलब वो जंगली इलाका था। उसको लग रहा था कि वो एशले की बॉडी को वहीं पर डंप कर सकता है। शाम होते होते वो उसको उस जगह पर लेकर गया, वहीं पर बॉडी को डंप किया और सीधा अपने घर आ गया, आराम से आकर सो गया। और अगले दिन वो अपने आराम से बास्केटबॉल खेलने के लिए चला गया, लेकिन पुलिस ने आकर उसे भी झप लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सैम है कौन और कहां से एशले को मिल गया। तो मैं आपको बता दूं कि एशले सैम को मिलने वाली पहली लड़की नहीं थी, बल्कि उसने अपना काम ही ये बना रखा था लड़कियों को फंसाना। इस तरीके से छोटी छोटी लड़कियों को फंसाना, स्कूल गर्ल्स को फंसाना, टीनेज लड़कियों को फंसाना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टूडेंट ही तो है, लेकिन नहीं, ये स्टूडेंट नहीं था खुद, बल्कि ये तो वहीं के एक स्कूल में टीचर था। और टीचर होने के साथ साथ वो काफी सारे स्कूलों में बास्केटबॉल का कोच भी था। अब क्योंकि वो बास्केटबॉल सिखाने के लिए अलग अलग स्कूलों के अंदर जाया करता, तो जहां भी जिस भी स्कूल के अंदर उसको लड़की पसंद आ जाया करती, कोई भी, चाहे वो टीनेज ही क्यों ना हो, छोटी सी बच्ची ही क्यों ना हो, सोचकर देखिए आप कैसा दिमाग इसका बन चुका था बेवकूफ का। उस लड़की को तैयार करना शुरू कर देता, उसको मैनिपुलेट करने लगता कि जो भी है तेरा फ्यूचर मैं बनाऊंगा, तू मेरे कहे पर चलेगी तो तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा भोली होती हैं, तो वो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाती हैं। अब क्योंकि उनका तो दिमाग वैसे ही थोड़ा सा कच्ची उम्र का था, तो यहाँ पर सैम के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता था इस तरह से लड़कियों को फंसाना। और जब भी वो किसी लड़की को फंसाता तो काफी सालों तक उसके साथ ना सिर्फ संबंध बनाता, बल्कि उसको मैनिपुलेट करके रखता कि तुम्हारा फ्यूचर बास्केटबॉल के अंदर मैं बनाऊंगा और मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। अब लड़कियां उसके ऊपर विश्वास भी करती रहती, सब कुछ उसके साथ करती, सब संबंध बनाती उसके साथ। लेकिन यहां पर उसने सभी लड़कियों को यह कह रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है कि हम इस तरह से मिलते हैं, इस तरह से संबंध बनाते हैं और तुम मेरे साथ रिलेशनशिप के अंदर हो। क्योंकि यहाँ पर सैम को पता था कि अगर किसी ने उसके बारे में एक भी शब्द बोला तो ऑब्वियसली यहाँ पर हवा फैल जाएगी और उसको उसकी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, साथ ही जेल होगी वो अलग, क्योंकि वो माइनर्स के साथ ये सब कुछ कर रहा था। ये चीज सुनते ही पुलिस वाले भी हैरान कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, वो भी एक बास्केटबॉल का कोच जो कि बहुत सारे बच्चों का आइडल होता है। ऑब्वियसली हम भी अपने टीचर्स के जैसा बनना चाहते हैं। जब हम छोटे थे तो हम भी सोचते थे कि देखो हमारा ये टीचर है, हम भी इसकी तरह पढ़े लिखेंगे तो बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। बच्चे भी सोचते हैं कि हम अपने कोच की तरह बने, लेकिन यहाँ एक कोच क्या था, ये तो एक पक्की भसड़ ही थी। खैर ये सब कुछ कन्फेशन करने के बाद पुलिस वालों ने कहा चल हमारे साथ और हमें एशले की बॉडी को रिकवर करवाने में मदद कर। रात होते होते पुलिस वालों के साथ सैम उनकी गाड़ी में गया, जंगलों में गया, वहीं सिटीजन पार्क वाले जंगलों में वहां ढूंढने लगा। लेकिन वहां खड़े होकर वो कंफ्यूजन में दिखा रहा है कि जनाब मुझे याद नहीं अच्छे से कि मैंने कहां पर बॉडी को डंप किया था। और आधे घंटे तक ढूंढने के बाद एक पुलिस वाले ने आवाज लगाई कि जनाब मुझे पता लग गया है कि बॉडी कहां पर है। मैंने टॉर्च जलाकर देखी तो सामने ही वो पड़ी हुई थी। और जब सारे के सारे व्यक्ति इंक्लूडिंग सैम भी एशले की बॉडी के ऊपर पहुंचे तो उसने सिर्फ निकर और टी शर्ट ही पहनी हुई थी, उसके सारे कपड़े वहां से बदल दिए गए थे। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एशले की गर्दन ऐसे उल्टी पड़ी हुई है और उसका शरीर जो है वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। अब जब पुलिस वालों ने उसको उठाने की कोशिश करी, उसको स्ट्रेचर के ऊपर लोड करने की कोशिश करी, क्योंकि सभी को लग रहा था कि वो अभी तक मर चुकी है, 30 घंटों से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था। लेकिन पुलिस वाले और वहां खड़ा व्यक्ति हर कोई हैरान
ये जानकर कि अभी तक भी एशले मरी नहीं थी, वो अभी तक भी जिंदा थी, वो अभी तक भी सांस ले रही थी। पुलिस वालों ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और फर्स्ट एड देने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एशले के माता पिता भी हॉस्पिटल में पहुंचे और सभी ने ये बोल दिया था, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हाँ एशले कभी इस चीज़ से रिकवर कर पाएगी, क्योंकि उसको जो चोटें लगी हैं वो इतनी ज़्यादा भयंकर हैं कि हम उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन चमत्कारिक रूप से एशले उस चीज़ से पूरी तरह से रिकवर कर पाई, और ना सिर्फ रिकवर कर पाई बल्कि आज एशले की उम्र तकरीबन 32-33 साल की हो चुकी है और आज एशले के 2 बच्चे हैं, उसकी शादी भी हो चुकी है। वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल जिंदगी एक जी रही है, नॉर्मली तरीके से वो रह रही है, कोई भी दिक्कत उसके शरीर में आज नहीं है। 2006 में उसके साथ क्या हुआ था वो आज प्रॉपर पूरी तरीके से भुला चुकी है। सोच कर देखिए आप, एक लड़की ने कितना सहा, कितना, जहां एक बॉडी बिल्डर को लग रहा था कि इतना जोर लगाने के बाद तो लड़की मर गई होगी, लेकिन लड़की अभी भी जिंदा ही थी। खैर, आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी कोई व्यक्ति इसी तरीके से परेशान करता है, कहीं वर्क स्पेस में, कहीं स्कूल वगैरह में? मुझे पता है ना सिर्फ लड़कियों के साथ बल्कि लड़कों के साथ भी ये चीज़ बहुत होती है कि कोई ना कोई उनके ऊपर बुरी नज़र अपनी बनाकर ही रखता है और वो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी बातों में बहल जाएं, उसका कहना मानने लगे और वो व्यक्ति जो चाहे वो उन बच्चों के साथ कर सके। लेकिन आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के इस बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि हमें पता है आज की दुनिया बहुत गंदी है और वो क्या चाहती है किसी भी छोटे बच्चे से, ये चीज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, आप समझदार हैं। यहाँ सैम को कोर्ट द्वारा 20 सालों की सज़ा सुनाई गई, आज भी वो जेल में बंद है, लेकिन हाँ 2026 में वो जेल से बाहर आ जाएगा। खैर, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, या तो मुझे यहाँ पर कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर बताइएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। वहाँ पर मैं इसी तरह की स्टोरीज छोटे फॉर्मेट रील्स में डालता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अमित शर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।